हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज विज्ञान की क्लास में। और हम सब आज यहाँ पर हैं चैप्टर 1 आपकी पाठ्य की पुस्तक का, जिसका नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आज हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं इसके टॉपिक्स। विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, मानव के लिए किस तरह से ये उपयोगी है, और इसके साथ ही साथ इस मानव के लिए ये किस तरह से हमारे हर क्षेत्र को किस तरह से इसने परिवर्तन किए हैं। तो इस टॉपिक के साथ ही इस क्लास के अंत में एक होगा पावरफुल मैसेज, और इस मैसेज को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है कि आपके सामने छोटा सा बॉक्स। अगर इस बॉक्स को यहाँ पे रखा जाए और कहा जाए कि इसको यहाँ से नीचे उतारना है, तो इसको उठाने में यहाँ तक कठिनाई होगी। पर अगर इसकी जगह इस तरह से स्लाइड लगा दिया जाए, अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बॉक्स उतर कर आ गया। देखा आपने? ठीक इसी तरह से अगर ये देख सकते हैं आप, ये एक सिलेंड्रिकल संरचना है, इसको अगर इस तरह से खिसका कर हम ले जाते हैं, इसके कंपेयर में इसको अगर इस तरह से हम लुढ़का कर ले जाते हैं, तो ये उससे ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से आप बच्चों देख लीजिए, आपने घरों में देखा होगा कि सिलेंडर को, आपके पेरेंट्स भी देखे होंगे, आपके फादर को, कि सिलेंडर को उठा कर ले जाने की जगह उसको लोग लुढ़का कर ले जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम कम बल लगाकर इस तरह से अपने कामों को बहुत ही सुगम बना सकते हैं। तो कम बल लगाकर विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग कर कर अपने काम को सुगम और आसान बनाना, यही प्रौद्योगिकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान के सिद्धांत, ये विज्ञान क्या है? तो बच्चों, विज्ञान को जानने से पहले ये ज़रूरी है हम समझ लें कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई हमारे लैटिन, जिसको हम लैटिन में बोलेंगे सेंटिया, सेंटिया शब्द से हुई। क्योंकि विज्ञान को हम साइंस भी बोलते हैं, तो ये सेंटिया से ही शब्द बना है साइंस। तो सेंटिया का अर्थ होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। तो हम विज्ञान को बोलेंगे क्रमबद्ध ज्ञान। तो अगर हम परिभाषा के रूप में बोलें, तो हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान के बारे में जानने के बाद हम समझेंगे इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। हमने अपनी सहूलियत के लिए विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, इसके बाद फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान, इसके उपरांत प्राकृतिक विज्ञान को फिर से 2 शाखाओं में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, जिसे हम बोलेंगे बॉटनी और जूलॉजी। ठीक इसी तरह से भौतिकी विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इसे हम बोलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बच्चों, ये तो है हमारी शाखाएं। अब इनके हम जानेंगे जनक के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, और जंतु विज्ञान के जनक भी है अरस्तु। इसी तरह से वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस, और भौतिकी विज्ञान के जनक है न्यूटन। रसायन विज्ञान के जनक है लेवोसियर। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए आज हमें इनको जनक के रूप में कहा जाता है, इनको हम याद करते हैं। अब बच्चों, ये तो आपने समझा कि क्या है विज्ञान, लेकिन आपके लिए विज्ञान कोई नई चीज़ नहीं है। विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। और अगर हम बात करें, ये है आपके सामने एक पहिया, पहिए की खोज, जिसने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। कहाँ हम पैदल चलते थे और आज हम वायुयान तक पहुँचे। ये इस महत्वपूर्ण खोज को करने वाले कौन थे? हमारे आदि मानव। हमारे आदि मानव ने पहिए की खोज की, हथियार बनाए, आग की खोज की, इसके साथ ही साथ कृषि करना स्टार्ट किया। तो अगर इन हम सारी चीज़ों को देखें तो पता चलता है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति तो हमारे पूर्वजों में, हमारे नेचर में पहले से ही थी, ये कोई नया नहीं है। इसके अलावा आज से लगभग 500 वर्ष पहले, ईसा से 500 वर्ष पहले ही कणाद ऋषि हुए, तो उन्होंने बहुत पहले ही परमाणु सिद्धांत दे दिया था। इसके अलावा 26वीं शताब्दी के पहले ही सुश्रुत थे, जिन्होंने एक रोगी था, उसकी कटी हुई नाक को पहले ही उन्होंने ठीक कर दिया। तो प्लास्टिक सर्जरी जिसे हम आज के युग में कहते हैं, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। इसीलिए सुश्रुत को भी प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आर्यभट्ट हमारे भारत में ऐसे थे जिन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर
घूमती है, जिसकी वजह से ये दिन और रात होते हैं और साथ ही चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसके अलावा रमन इफेक्ट, हमारे भारत के ऐसे वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने इस पूरे संसार को रमन इफेक्ट से परिचित कराया, और रमन इफेक्ट के लिए, उनके इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए 28 फरवरी 1930 को उन्हें सम्मानित भी किया गया भौतिक में नोबेल पुरस्कार से। और आज इसी उपलक्ष्य में हम सभी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, ये तो था इतिहास, आपने समझा कि क्या था पुरातत्व विभाग में, इस तरह से लोग खगोल शास्त्री हुए, दार्शनिक हुए। तो ये सब मनोवृत्तियां ये दर्शाती हैं कि विज्ञान हमारे लिए बिल्कुल भी नई चीज नहीं है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रौद्योगिकी की ओर। अब जब प्रौद्योगिकी की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज इस कथन के कारण ही हम नीचे पैदल चलते थे, फिर हम बैलगाड़ी तक आए और आज हम वहां से वायुयान तक पहुंच सके। ये सब संभव हुआ इसी सोच के कारण और इसी प्रौद्योगिकी के कारण। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करके मानव हित में संसाधनों का निर्माण करना तथा उसका उपयोग करके अपने कार्यों को आसान बनाना, यही प्रौद्योगिकी है। अब अगर हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की, तो देखते हैं बच्चों, देखिए टेक्नोलॉजी, इसका हिंदी नेम है प्रौद्योगिकी और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रीक के टेक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्किल। स्किल मतलब कौशल। इसी तरह से आप देख सकते हैं लॉजिया, लॉजिया का मतलब है स्टडी। तो आपने देखा टेक शब्द बना है स्किल से और लॉजिया का मतलब है स्टडी। तो इसको अगर हम परिभाषा के रूप में बोले तो कह सकते हैं कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। तो ये है प्रौद्योगिकी परिभाषा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विज्ञान है, ये प्रौद्योगिकी है, पर इससे हमको क्या लेना देना है, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है? इसका बहुत उपयोग है। अब मैं बताती हूँ आपकी इसकी उपयोगिता क्या है। तो अगर आप अपने घर में देखें या घर से बाहर निकलें, आज की डेट में आप कहीं भी नजर उठाकर देखें तो पाएंगे कि हर जगह विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो अब घर के अंदर की बात करते हैं। देखिए, आप पहले खाना बनता था किसमें? चूल्हे में, ईंधन से। लेकिन आज कैसे बनता है? आज खाना बनता है गैस से, सिलेंडर से, और भी कई ऑप्शन आ चुके हैं अब तो इस तरह से क्या हुआ, हम चूल्हे से गैस सिलेंडर तक आए। ये तो एक बेसिक जरूरत है। इसके अलावा टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, यहाँ तक कि मोबाइल। घर से बाहर निकलिए, कार, वायुयान, ट्रेन, मतलब जितने भी आपके यातायात के साधन हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ। आप आज की डेट में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कि इससे अछूता रह गया हो। तो हम जहां भी देखेंगे वहां विज्ञान है और प्रौद्योगिकी है। अब हम आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यातायात के क्षेत्र में। देखिए, पहले थोड़ी भी यात्रा करनी होती थी, हमको पैदल जाना पड़ता था। लोग मीलों मीलों की यात्राएं पैदल तय करते थे, हफ्तों महीनों तक लोग चलते रहते थे, तब कहीं जाकर पहुंचते थे। पर क्या आज ऐसा है? आज तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मीलों की यात्राएं पलक झपकते तय करते हैं। आज तो हमें सोचना भी नहीं पड़ता, हम एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के और ज्यादा समय लगे। तो हम धीरे धीरे क्या हुआ, पैदल से हम बैलगाड़ी पे आए, फिर हम साइकिल पे आए, फिर धीरे धीरे कारें बनी, मोटरसाइकिल आई। इस तरह से करते करते हम वायुयान, ट्रेन होते होते आज हम सुपरसोनिक जेट तक पहुंच गए। यानी हम दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं और ये सब संभव हुआ केवल प्रौद्योगिकी के कारण। तो यातायात में पहले क्या हुआ, पेट्रोल की खोज हुई जिससे हल्के इंजन बने, फिर हल्के इंजन से और बड़े इंजन बनाए गए, फिर इंजनों का प्रयोग करके बड़े बड़े यातायात के साधन बनाए गए। यही नहीं है, हमने समुद्री मार्ग तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें समुद्री मार्ग का भी उपयोग करना था, क्योंकि हमारी कोई सीमा नहीं है, हम हर सीमा को लांघना जानते हैं। तो इसलिए हमने समुद्री मार्ग को भी तय करने के लिए बड़े बड़े जहाजों का भी निर्माण किया। इसी तरह से अब बात आती है चिकित्सा के क्षेत्र की। पहले जहाँ क्या होता था गांव में बच्चों, गांव में डॉक्टर ही नहीं रहते थे, घरेलू इलाज होता था, वैद्य हकीम यही होते थे। तो क्या होता था, अक्सर लोगों को सही समय पे सही इलाज नहीं मिल पाता था, जिससे मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। पर आज क्या ऐसा है? आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि आज गांव में भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खुल चुके हैं, डॉक्टर्स हैं, आज हर चीज़ अवेलेबल है। इसलिए आज मृत्यु दर में कमी भी आई है। और गांव में भी क्या होता है, अगर छोटी से छोटी बीमारी है तो लोग घर के बजाय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज क्या है कि अगर हम इलाज तो नहीं सिर्फ कराना काफ़ी है, सही दिशा में इलाज कराना ज़रूरी है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की जांचें भी संभव हैं। अलग अलग तरह खून की जांच, मल की जांच, सब अलग अलग जांचें भी आज हमको प्रोवाइड है, मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी हद तक विकास किया चिकित्सा के क्षेत्र में भी। अब बात आती है हमारे पास मनोरंजन के क्षेत्र में। देखिए पहले बच्चे क्या था, आपने देखा हो कबड्डी खेलेंगे, खो खो खेलेंगे, इसके अलावा गांव की औरतें ढोलक बजाना, क्षेत्रीय संगीत गाना, और जो घर के बूढ़े बुजुर्ग थे वो भी चौपाल चौसठ खेलना, शतरंज खेलना। पर आज आपको दिखते हैं ऐसे लोग बहुत कम, शायद ही गांव में कुछ बच्चे ऐसे खेलते हुए दिख जाएं। क्यों? क्योंकि आज उसकी जगह ले ली है वीडियो गेम्स ने, टीवी ने, मोबाइल ने। अगर हम बात करें टीवी, टीवी तो एक ऐसा मनोरंजन का साधन आ चुका है कि जो चाहे बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर वर्ग, हर एज का बच्चा आज हर व्यक्ति देखना पसंद करता है। तो टीवी ने मनोरंजन के क्षेत्र में कैसी क्रांतिकारी ला दी, क्रांतिकारी परिवर्तन किया कि सब कुछ, सारे जिसके अलावा जो मनोरंजन के साधन थे वो पीछे रह गए। इसके अलावा हम बात करते हैं जनसंचार की। जनसंचार में आपने मूवीज देखी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे। पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था, पहले होते थे कबूतर, कबूतरों से भेजा जाता था संदेश। उसके फिर बात क्या आया, दूत जाने लगे, दूत पैदल चल के जा रहे हैं, फिर घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, धीरे 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 विकास हुआ और हमने व्यवस्था की, डाक व्यवस्था की। फिर डाक व्यवस्था आई, इससे क्या हुआ, चिट्ठियां आई। हम लोग के भी पेरेंट्स ने, माँ बाप ने यूज किया होगा चिट्ठियां भेजना, टेलीग्राम भेजना। पर क्या हुआ, इससे 4 से 6 दिन का, 10 दिन का टाइम लगता था। आज क्या ऐसा होता है? आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज तो हमने बस मैसेज लिखा और सेंड किया और मैसेज तुरंत पलक झपकते 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, चाहे वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। तो आज हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी ही है, ये प्रौद्योगिकी है और विज्ञान ही है जिसके दम पे ये पॉसिबल हुआ कि हम संसार में कहीं भी किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम आते हैं औद्योगिक क्षेत्र की ओर। औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नए नए कारखाने हैं, पावर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम विकसित देशों की बराबरी कर पा रहे हैं। और ये सब संभव हुआ प्रौद्योगिकी और विज्ञान के कारण। तो अगर बात करते हैं हम स्टील प्लांट की, तो सबसे पहले स्टील उत्पादन के लिए हमारे यहाँ जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सभी जगह हैं जहाँ पर इसके कारखाने आप देख सकते हैं ये खुले हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें ये जमशेदपुर की, जमशेदपुर को हम बोलते हैं आयरन सिटी ऑफ इंडिया। इसको हम आयरन सिटी ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टील का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आज हमारा देश पूरे विश्व में जापान को रिप्लेस करके दूसरे स्थान पे आ चुका है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने बच्चों ध्यान दिया, आपके घरों में जो स्टील के बर्तन यूज होते हैं वो स्टील के ही क्यों होते हैं, किसी और धातु के क्यों नहीं होते हैं? देखिए इसका जवाब ये है कि आपके घरों में जो बर्तन है उनको स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। कारण ये है कि स्टेनलेस स्टील मजबूत तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें कभी जंग नहीं लगती और इसको साफ करना बहुत ही आसान होता है। तो इस कारण से हमारे घर में उपयोग किए जाने वाले सभी बर्तन स्टील के यूज होते हैं, ताकि हमको ज़्यादा परेशानी ना हो और ये बर्तन लंबे समय तक चले। तो ये यूज किया जाने वाला स्टील कौन सा होता है? स्टेनलेस स्टील। इसके बाद बात आती है जल विद्युत, जल शक्ति से विद्युत उत्पादन। देखिए इसके लिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले, देखिए सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद बांध के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो रिहंद बांध है इसको हम गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बांध जो है ये रिहंद नदी पे बनाया गया है। और रिहंद बांध, ठीक है, इसके द्वारा जो निर्मित जलाशय है, ये ध्यान देने की बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा निर्मित जलाशय को भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कोयले से विद्युत उत्पादन की। देखिए इसके लिए ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार, इन सभी जगहों पर एनटीपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, ये देखिए आप, नेशनल
थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसके कॉरपोरेशन के बहुत सारे पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं और भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश में। यहाँ के सिंगरौली में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है जो कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। इसके बाद हम आते हैं नाभ की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। इसके लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम में एटॉमिक पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पर आपको पता है भारत का सबसे पहला, सबसे पुराना एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है? वो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है महाराष्ट्र में ठाणे के निकट। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हम औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम विकास की गति हमारी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और ये सब संभव हो पा रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कृषि की। तो कृषि के क्षेत्र में भी हम कहीं पीछे नहीं हैं। क्यों? अब कृषि के क्षेत्र में पहले कृषि के लिए क्या होता था? सब कुछ था हमारे पास, खूब अच्छी उपजाऊ भूमि भी थी। आज से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत अच्छी भूमि होती थी, लेकिन फिर भी हमारे जितना हम सोचते थे आशा के अनुरूप उत्पादन नहीं होता था। भूखमरी होती थी, लोग भूख से मरते थे, हमारे यहाँ पर्याप्त अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता था। पर क्या आज ऐसा है? आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज आप कहीं नहीं सुनेंगे भारत में कि कहीं भूखमरी से लोग मर रहे हों। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अनाज का पर्याप्त उत्पादन संभव है। पहले लोग सिंचाई के लिए क्या था? केवल वही बारिश का पानी या तो नदी का पानी, इसके अलावा उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। और साधनों के नाम पे रहट, ढेकुली यही होता था। और खेत जोतने के लिए हल और बैल पे डिपेंड थे। इसके अलावा बीज उनके पास वही पुराने होते थे। पर आज हमने इन सब चीजों में चेंज किया। हम आज हमारे पास नए नए साधन है, प्रौद्योगिकी का हमने यूज किया। हमारे पास हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, अलग अलग तरह के यंत्र हैं जो हम खेतों में यूज करते हैं। इसके अलावा ट्यूबवेल है, हम सिंचाई पे केवल डिपेंड नहीं रहते कि जब बारिश होगी तो खेत सिंचेगा, बारिश नहीं होगी तो हमारे यहाँ सूखा पड़ जाएगा। इस कंडीशन से निजात पाने के लिए अब हमारे पास ट्यूबवेल भी है। इसके अलावा हम अब उन्नत किस्म के बीज यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बीज तो बीज होता है, ये उन्नत किस्म के बीज क्या होते हैं? देखिए बच्चों, पहले क्या था कि एक जैसे हमारे पास दो तरह के बीज हैं। एक बीज है उससे फसल बहुत अच्छी होती है लेकिन कीड़े जल्दी लग जाते हैं। दूसरी है उसमें क्या है, कीड़े नहीं लगते लेकिन फसल बहुत अच्छी होती है। अब हम सोचे कि दोनों में जो क्वालिटी हमको अगर एक बीज में मिल जाए तो कैसा रहे। तो उन दोनों तरह के प्लांट्स में हम आपस में करा देते हैं क्रॉस। जब दोनों में आपस में क्रॉस हो जाता है तो एक नए तरह का बीज बनकर आता है जिसको हम कहते हैं संकर बीज, यानी कि हाइब्रिड सीड। उससे क्या होता है, उसमें दोनों क्वालिटीज होती हैं। वो अच्छी उपज भी देगा और साथ साथ उसमें जल्दी बीमारियां नहीं होंगी, जल्दी कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरह के तैयार बीज को हम कहते हैं उन्नत किस्म के बीज। तो आज हम इस तरह के बीज यूज करते हैं जिससे हमारे यहाँ खेती में फसल भी ज्यादा होती है और उसमें कीड़े और बीमारियां भी जल्दी नहीं लगते हैं। तो यही आज की जरूरत है। इससे क्या हुआ, हम आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में चावल और गेहूं के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आ चुके हैं और हमारे यहाँ आशातीत वृद्धि हुई है। और इतना कि आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल भी अब कोई ऐसा नहीं है जो भूख से मरे या जिसको कहे कि हमारे यहाँ अनाज उत्पादन नहीं है। तो इस तरह से बच्चों कृषि के उत्पादन में हमने सिर्फ प्रौद्योगिकी और विज्ञान ही था जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंच सके। तो इस तरह से आपने बच्चों ये देखा कि विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, हम किस तरह से इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और इससे हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि ये विज्ञान प्रौद्योगिकी, मैं बार बार यही बोली विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन दोनों को मैं एक साथ क्यों बोल रही हूँ? अगर हम इनको बीच से सेपरेट कर दें, क्या हम दोनों को अलग अलग नहीं बोल सकते? क्या संभव है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम अलग कर दें? तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना करना निरर्थक होगा। देखिए जो विज्ञान है आपका, आपने पढ़ा प्रौद्योगिकी की परिभाषा में, इसको देखिए कि विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का अनुप्रयोग करके और जो संसाधनों का निर्माण मानव हित में किया जाता है, यही प्रौद्योगिकी है। तो हम जब विज्ञान के सिद्धांत ही नहीं होंगे तो कैसे प्रौद्योगिकी संभव कर पाएंगे? तो इस तरह से बिना विज्ञान के प्रौद्योगिकी तो संभव ही नहीं है अस्तित्व में। अब आप सोच रहे होंगे कि
ठीक है, प्रौद्योगिकी तो बहुत जरूरी है, विज्ञान बहुत जरूरी है प्रौद्योगिकी के लिए, पर क्या हमारे लिए प्रौद्योगिकी उतना ही जरूरी है विज्ञान के लिए? तो इसका जवाब है हाँ, प्रौद्योगिकी भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि विज्ञान में जो हमारे सिद्धांत और नियम थे वो तो हमें मिल चुके, पर अब हम नया जो करना चाहते हैं, जो हम इनोवेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रौद्योगिकी की बहुत जरूरत है। प्रौद्योगिकी से हम नए नए यंत्रों का निर्माण करते हैं, नई नई डिवाइसेस, नए नए टूल्स हमको मिलते हैं। उनके प्रयोग से हमारे लिए नई नई सिद्धांत बनाने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है, और ये तभी संभव होगा जब हमारे पास उस प्रयोग करने के लिए नए नए टूल्स होंगे, डिवाइसेस होंगी। प्रौद्योगिकी के काम है कि हमें प्रयोगों को करने के लिए वो उपकरण मुहैया कराना। तो प्रौद्योगिकी के द्वारा हमें जो उपकरण मिलते हैं, हम उनसे प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करके फिर से नए नए नियम, नए नए सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। फिर उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर फिर कुछ नया बनाते हैं, तो वो हो गया प्रौद्योगिकी। तो इस तरह से आपने देखा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा आज कि विज्ञान क्या है और क्या यूज है, और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था क्लास के शुरुआत में ही कि आपको मैं क्लास के अंत में एक पावरफुल मैसेज बताऊंगी। तो अब बारी आती है पावरफुल मैसेज ऑफ द डे की। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये एक रेनबो बना हुआ है। अब आप रेनबो देखकर सोच रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों दिखाया आपको। देखिए, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष आपको देखना है और ये सोचना है। सिर्फ देखना ही नहीं है कि हाँ कलरफुल सा दिख रहा है, रेनबो है, 7 रंग है, सबको पता है इसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इसको हम बोलते हैं विबग्योर, ये सभी ने पढ़ा होगा बच्चों ने। तो देखिए, इंद्रधनुष बना, लेकिन क्यों बना, आपको जानने की कोशिश करनी है। यानी कि आज का मैसेज ऑफ द डे यही है, एक्सप्लोर योर साइंटिफिक विजन, यानी अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाइए, अपने सोचने का दायरा बढ़ाइए। देखिए, अब मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। देखिए, न्यूटन, अभी आपने पढ़ा था भौतिकी के जनक न्यूटन, इसैक न्यूटन इनका पूरा नाम था। और ये एक बार पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। लेटे लेटे अचानक ऊपर पेड़ से सेब, एक एप्पल का पेड़ था वो, और वहां से गिर के सेब गिरा नीचे। अब वो सोचने लगे कि सेब ये ऊपर से नीचे गिरा, ये नीचे से ऊपर क्यों नहीं चला गया, ऐसा क्यों हुआ कि पेड़ से नीचे ही गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था। इसी चीज को उन्होंने सोचा, और सोच के आधार पर ही उन्होंने क्या खोजा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर सोचिए बच्चों, उन्होंने आज ये ना सोचा होता तो हमको गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे मिलता। तो ये उनकी वैज्ञानिक सोच को ही दर्शाता है। तो इसी तरह से बच्चों आपको भी देखना है। अब जैसे रात हो रही है, तो क्या आप सोचो कि रात हुई और हम सो जाएं, दिन हुआ हम जग जाएं, तो ये चीज नहीं है। अगर हो रहा है तो क्यों हो रही है, रात क्यों हो रही है, दिन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर हमको जाड़ा लग रहा है, हमने वुलन कपड़े डाल लिए, तो क्यों डाला, क्यों उससे से हमारा जाड़ा लगना हमको रुक गया। या हम पानी पी रहे हैं तो क्यों पी रहे हैं, हमारी पलकें झपक रही हैं तो क्यों झपक रही हैं। तो ये सब आपको सोचने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको विज्ञान सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, विज्ञान के साथ जीना भी है। आपको उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना है, तभी आप धीरे धीरे अपनी सोच को बदल पाएंगे। आपको जो कुछ भी आपके चारों तरफ हो रहा है उसको देख के ये एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। आपको रीजंस जानने, आपको कारण जानने का प्रयास करना है। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, विज्ञान मात्र आपके लिए एक सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा, एक विषय भर नहीं रह जाएगा, ये आपके लिए आपका पूरी तरीके से ये आपका दृष्टिकोण बन जाएगा। तो आपको यही अपना दृष्टिकोण चेंज करना है, आपको अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाना है। तो ये तो हो गई हमारी सोच की बात। अब देखिए बच्चों, मैंने जो आज आपको पढ़ाया, ये हमारे चैप्टर का, हमने लोग इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो ये इसके भाग 1 में था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर मैंने आपको इसके रोचक तथ्यों में कुछ बताई, कुछ बातें कि क्या इसका इतिहास था, इसके अलावा क्या इसकी उपयोगिता हो सकती है, और हम कैसे इसको अपने जीवन में, इसको अपने विभिन्न क्षेत्रों में कैसे हमने इसको उपयोग किया, और इससे क्या क्या चेंजेस आए। तो अब आपको अपनी पाठ्य पुस्तक लेनी है और उससे लेकर आपको इसी चीज को रिलेट करते हुए पढ़ना है। हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करना सोचिए। हमारी बुक में अगर दिया हुआ है कि विज्ञान क्या है, हमने पढ़ लिया, उसके बाद लिखा है कि विज्ञान का सीधे लिखा उपयोग क्या है, लेकिन हमको अपनी सोच का दायरा क्योंकि बढ़ाना है,
तो दायरा बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ अलग। और कुछ अलग करने के लिए क्या करना होगा, कुछ हर समय अपनी सोच को बढ़ाना है, यानी कि कुछ नया जानने की कोशिश करनी है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बनिए। जब हम जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे, हम कुछ नया करेंगे, कुछ नया जानेंगे। और इस दुनिया में क्या जरूरत है, नए की ही तो जरूरत है, पुराना तो बहुत कुछ चला आ रहा है। जैसे विज्ञान के नियम की ही हम बात कर लें, तो विज्ञान के तो नियम ऑलरेडी हैं बहुत सारे, लेकिन जरूरत है उसको और विकसित करने की। तो ये सब संभव है जब हम सब मिलके कुछ नया सोचेंगे। जब नया सोचेंगे, नए नए सिद्धांत आएंगे। जब नए सिद्धांत आएंगे तो प्रौद्योगिकी में कुछ और हम नया बनाएंगे और उसको हम किसी और लेवल तक लेकर जाएंगे। तो आज हमारी आपकी कोशिश यही करनी है कि हमको कुछ नया देना है। जो मैंने कोशिश आज यही की कि आपको भी वही करना है कि जब आप पढ़ रहे हैं चैप्टर को, तो आप पढ़िए पहले विज्ञान क्या है, फिर विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि हर शब्द के पीछे एक रीजन होता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप देखिए उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर किस तरह से उसका क्या इतिहास रहा, उसके बाद किस तरह से हम लोग उसका यूज कर रहे हैं अपने जीवन में। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि हमने लैपटॉप उठाया, चलाने लगे, मोबाइल उठाया, फोन करने लगे। अब पहले जैसे सोचिए कि अगर ये ना हुआ होता, तो पहले तो लोग, आज हम डाक व्यवस्था पे ही लटके रहते, वहीं पे हम पत्र पे ही होते आज। लेकिन आज हुआ, हमने सोचा, ये हमारी सोच का परिणाम है कि आज हम मोबाइल तक पहुंचे। फैक्स है, ईमेल्स हैं, तमाम तरह के मैसेंजर्स हैं। आज तो हमारे पास इतनी सारे ऑप्शन हैं कि हम किसी से भी बस मैसेज लिखते जाए और तुरंत मैसेज चलते चले जाते हैं। तो ये हमारी वैज्ञानिक सोच को बच्चों दर्शाता है। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक किस तरह से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आपस में कैसे दैनिक जीवन में हम यूज कर सकते हैं, और किस तरह से इसने विभिन्न क्षेत्रों को, हमारे जीवन को प्रभावित किया। और इसके बाद आपको देखना है कि किस तरह से इन दोनों को हम आपस में, इनका जो संबंध है, ये आपको बहुत ध्यान देना है कि आपस में दोनों का संबंध क्या है। अगर आप संबंध नहीं बता पाएंगे तो आप कभी नहीं बता पाएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है। महत्व के लिए इंपॉर्टेंट है इसके संबंध को जानना, जो मैंने आपको बताया कि ना विज्ञान के बाद प्रौद्योगिकी है और ना प्रौद्योगिकी के बिना विज्ञान है। तो दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेटेड हैं। तो अब बच्चों आपको करना ये है कि आपके चैप्टर में पीछे दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, आपको वो करने की कोशिश करनी है और समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ, आपको मात्र पढ़ना नहीं है। आप जब पढ़ते हैं तो एक ये तरीका होता है, आज मैं ये भी बताऊंगी कि आप पढ़ते समय उसको पिक्चर्स बनाइए अपने दिमाग में। हम पढ़ते जा रहे हैं और जो भी एक एक लाइन है वो आपके दिमाग में एज ए पिक्चर की तरह आ रही है। तो सब्जेक्ट को आप रटिए मत, ना रटिए ना उसको एकदम कि हम पढ़ रहे हैं बस केवल, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट को आप एक सोचिए कि एक मूवी जैसे आप पिक्चर्स देखते हैं बच्चों, तो आपको उसकी स्टोरी अगर मैं पूछूं, 2-3 घंटे की मूवी हो, आप फटाफट बता लेंगे। तो अपने सब्जेक्ट्स को भी उसी तरह से लीजिए। बस दिमाग में आप सोचिए कि हमने पिक्चर बनाई और मूवी की तरह उसको बिल्कुल आराम से बनाते जाइए, सोचते जाइए और उसको पढ़ते जाइए। और साइंस तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आज हमने शुरुआत की है। और इसी के साथ अब बच्चों, अब मैं कहना चाहूँगी कि अब आज जो मैंने पढ़ा है इसको आप अच्छे से रिवीजन करिए। और अब इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है मेरे बचपन